नमस्कार, मैं पूजा नेयोग। मैंने अपने पीएचडी की जो मेरा रिसर्च काम है वो मैंने हाल ही में ख़त्म किया है और मेरे इस रिसर्च का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो झारखंड के जो आदिवासी हैं उनमें विशेष रूप से मुंडा समुदाय के ऊपर मेरा काम हुआ है। तो मैं अपने अध्ययन के दौरान मैंने झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदायों की भाषा, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक जीवन प्रणाली तथा राजनीति से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों पर मेरा रिसर्च केंद्रित है। तो आज मैं आप सभी के सामने इनसे जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रोफेसर वी भारत तलवार, जो कि एक आदिवासी विशेषज्ञ के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है, उन्होंने आदिवासियों के बीच अपने जीवन का एक लंबा सफ़र उन्होंने बिताया है और बहुत ही गहरा रिसर्च का काम उन्होंने किया है। तो उनकी अध्ययन के आधार पर मेरा ये जो पीएचडी का जो काम है वो केंद्रित है। तो वर्तमान में वे हिंदी आलोचना में जो आदिवासी विमर्श है, इस विमर्श को मुखर रूप से उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपनी आलोचना के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। साहित्य जगत में उसे एक स्थान देने की उन्होंने कोशिश किया है। आदिवासी विमर्श की यदि बात करें तो उसमें आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व ही उसका मूल विषय है, जिनमें उनकी परंपरा, संस्कृति, भाषा तथा जीवन प्रणाली के बारे में चर्चा किया जाता है। आदिवासी भाषा पर यदि बात करें तो भाषा की एक परंपरा रही है कि वो एक दूसरे से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है और इसी प्रक्रिया के चलते कभी कभी समृद्ध भाषा किसी क्षेत्रीय भाषा पर अधिक प्रभावी हो जाता है, जिसके चलते क्षेत्रीय भाषा जो है वो अपना मूल रूप धीरे धीरे खोने लगता है। और आदिवासी भाषा के संदर्भ में ये जो समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है और इसके बारे में सुनीति कुमार चटर्जी, जो भारतीय भाषाविद है, उन्होंने ही बहुत पहले संकेत किया था और उन्होंने कहा था कि आदिवासी की जो भाषा है वो जो अभी मिट रही है, वो जो अभी मर रही है, वो इसी प्रक्रिया के चलते वो मर रही है। और यदि देखें तो भारतीय संदर्भ में देखें तो असुर भाषा है, माझी भाषा है और बिरहोर कोरबा जो भाषा है वो इसी प्रक्रिया के चलते विलुप्ति के कगार पर है। और भाषा क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर हम अगर सोचें तो एक समाज का जो इतिहास है, उसका जो दर्शन है, वो उसके भाषा में ही होता है। भाषा ही उसका मूल स्रोत है। तो जब अध्ययन के दौरान मैंने मुंडा समाज की इतिहास पर मैंने जब अध्ययन किया, तब प्रोफेसर तलवार ने शरद चंद्र रॉय, जो कि भारतीय एक मानव वैज्ञानिक है, उनके अनुसंधान के आधार पर प्रोफेसर तलवार ने अपना मूल्यांकन पेश किया है। और जब मैंने शरद चंद्र रॉय की जो पुस्तक है द मुंडास एंड देयर कंट्री, जो 1912 में जो पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो उस पुस्तक में रॉय ने भी मुंडा समाज की खोज करने के लिए उन्होंने तुलनात्मक भाषा परिवार के आधार पर उन्होंने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के जरिए उन्होंने ये बताया है कि मुंडा जो भाषा है, वो भाषा बोलने वाले लोग असल में बिंध और अरावली की जो शिलाएं हैं उसमें निवास करते हैं। तो इस संदर्भ में ये देखा गया है कि उन्होंने ऑस्ट्रिक भाषा की जो उपभाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक, वो मुंडा परिवार की जो भाषा है वो उसी ग्रुप में आता है और यही ग्रुप की भाषाएं बोलने वाले लोग एशियाई द्वीप समूहों से लेकर वे ऑस्ट्रेलिया तक चली जाती है। तो इसके संदर्भ में रामविलास शर्मा ने भी अपने आदिवासी विषयक मूल्यांकन में जिक्र किया है और भारतीय जो पुरानी भाषा है उसके संदर्भ में उन्होंने जब अपनी बातों को कहा था, तब रामविलास शर्मा ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने किसी समाज की खोज हेतु उसकी भाषा को ही उन्होंने मूल आधार के रूप में उन्होंने लिया है।
तो इससे ये बात भी प्रमाण होता है कि किसी समाज को जानने के लिए, समझने के लिए और इतिहास को समझने के लिए भाषा ही उसका मूल स्रोत है। मुंडा समाज में जब देखें तो शुरुआती समय में उन्होंने जंगलों की जो उपज है उसके ऊपर उनका जो आर्थिक तंत्र है वो निर्भरशील था। वे जंगलों के उत्पादनों पर वे निर्भर करते थे और अपनी जो आवश्यकीय जो उनका जो सामग्री थी वे जंगलों से वो लेते थे। और व्यवसाय के रूप में यदि देखें तो जंगलों के उपजों पर भी वे निर्भरशील थे। वे अपनी जो स्थानीय जो साप्ताहिक बाज़ार है वे बाज़ारों पर जंगल की जो उत्पादन है वे ले जाते थे और इसी से उनकी व्यवसाय चलती थी। परंतु कालांतर में जब ब्रिटिश राज व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था जब आया, तब ये देखने को मिलता है कि उन्होंने जब वन विभाग को खोला तब उन्होंने जंगलों पर जाने पर पाबंदी लगा दिया। तो इससे मुंडाओं की जो आर्थिक तंत्र था उस पर एक गहरी चोट पहुंची। वे लोग ना चाहते हुए भी वे लोग जंगलों से वे लोग हकाले गए और उनके आर्थिक तंत्र पर एक तरह से इस व्यवस्था ने एक विघटन सा ला दिया। सरना जो धर्म है असल में वो जंगल का वो अवशेष है जहाँ साल वृक्ष रहता है, जिसके नीचे मुंडा आदिवासी समुदाय अपना जो पूजा पाठ है, जो रिचुअल्स है वे वहाँ पर करते हैं। तो उनकी इसी चीज़ के वजह से उनके समाज में सरना स्थल के प्रति, वो सरना जगह के प्रति एक गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। और प्राकृतिक दोहन के चलते जब औद्योगिकरण का जब प्रभाव बहुत गहरा पड़ा तब इस साल वृक्ष को भी काटा गया। तो इसी प्रक्रिया के चलते उनकी ये जो धार्मिक स्थल था वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगे। और रामदयाल मुंडा इस चीज़ को देखते हुए ये उनकी एक कविता है जो साल वृक्ष से संबंधित है। मैं उसकी थोड़ी सी पंक्तियाँ आपके सामने मैं सुनाना चाहूँगी। वीराना सालवान कैसा विरोधाभास, किंतु लगता है कालक्रम में बहुत सी असंगतियों की तरह ये असंगति भी लोग सह लेंगे। यदि देखें तो मुंडा जो ये सरना स्थल है वर्तमान में यदि देखें तो साल वृक्ष को उखाड़ दिया गया और उसकी जगह मंदिरें बनाए गए, चर्च बनाए गए, एक जिंदा पेड़ को काट के इमारत बनाया गया उधर। तो इससे जो आदिवासियों की जो संस्कृति है वो भी धीरे धीरे बाहरी समाज द्वारा प्रभावित होकर मिटने लगी है। और बहुत सी मुंडारी समाज की जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली उनकी जो परंपरा से चली आ रही जो मूल्य था वो भी धीरे धीरे विघटित होने लगे। धीरे धीरे उनके समाज से जुड़ी हुई बहुत कुछ चीज़ों को मिटाया गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये अध्ययन के दौरान सामने आया कि ये सरना जो स्थल है वो धीरे धीरे मिटने लगी है। और इसी के साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ है अखाड़ा। मुंडा समाज में ये अखाड़ा जो स्थान है वो भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये इसी स्थान पर मुंडा अपने परंपरागत नृत्य करते हैं जहाँ युवक युवतियाँ भाग लेते हैं। और एक चीज़ ये देखा गया है कि वर्तमान में बाहरी प्रभाव के चलते जो मुंडा जो युवक युवतियाँ हैं वे ये अखाड़ा में वे भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग कतराते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वे अपने ही संस्कृति से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर वे हीनता की भावना से गुजरते हैं और इसी चीज़ से वे लोग इन अखाड़ा हो या फिर सरना हो या अपने समाज से जुड़ी इन चीज़ों के साथ वे भाग लेने से वे लोग दूर होते जाते हैं। तो इसी तब्दीली को देखते हुए झारखंड के एक बड़े बुद्धिजीवी हैं निर्मल मिंज, वे अपनी एक पत्रिका में लिखते हैं, ये बात साफ और निसंदेह सत्य है कि आदिवासी ने ख्रिस्टीय होकर सरना, अखाड़ा, जटरा 3 विशेष आदिवासी धन को डुबोया है
और इसी तरह ग्रेस कुजूर कवयित्री हैं, वो भी अपने अखाड़ा स्थान की तब्दीली को देखते हुए उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, अब कहाँ है वो अखाड़ा, किसने उगाए है वहाँ विषैले नागफनी। तो इन सब चर्चाओं के द्वारा हम देख सकते हैं कि आदिवासी मुंडा आदिवासी समाज में सरना अखाड़ा जो उनकी परंपरा में निहित, संस्कृति में निहित जो तत्व थे वे धीरे धीरे खो रहे हैं। और अभी वर्तमान समय की जो युवक युवतियाँ हैं वो भी हीनता की भावना से इस सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में भाग लेने से कतराते रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी दूसरे की संस्कृति को अपनाना गलत नहीं है, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से प्रभावित होती है, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम जो समाज है, जो सभ्यता है, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होकर ही आगे बढ़ी है। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि एक समाज का जो मूल कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि रिचुअल में कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी जो पहचान है, उनकी जो मूल जो रूप है उसको वो प्रतिबिंबित करती है, उसको वो इंडिकेट करती है। तो हाँ, जो ओरिजिनलिटी है उसको इंडिकेट करती है। तो ये ध्यान रखना है कि उन चीज़ों का मिक्सअप नहीं होना है, क्योंकि उसी से हर आदमी का जो यूनिकनेस है वो दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक समाज में एक रिचुअल जो करने का जो ढंग है उसमें उसका इतिहास, उसका दर्शन सब मौजूद रहता है, वो परंपरा से चली आ रही है, और उसको पहचानने के लिए उनके रिचुअल को जब हम देखते हैं तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समाज का ये जो रिचुअल है ये असल में इन चीज़ों से मिला हुआ है, जो रिचुअल करने के जो ढंग है उसको देखते हुए। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक चीज़ ये भी है कि इन जो ढंग जो है, ये रिचुअल्स करने की जो ढंग है, इसमें मिलावट हो जाने से उसकी ओरिजिनलिटी जो है जो लुप्त हो जाती है। जैसे कि वर्तमान समय में आदिवासियों के धर्म को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, असल में ये क्या है। भारत में देखें तो ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये क्या है। लेकिन जो मूल धर्म है, आदिवासियों की जो मूल धर्म है, उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये आदिवासियों की ये एक्चुअल ये धर्म है। उनके जो रीति रिवाज है, रिचुअल है, उनके करने के जो ढंग है उसको देखते हुए हम उसके यूनिकनेस को देखते हुए हम पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन मूलभूत बातें जो ये हैं वो बचा रहें। तो इससे एक चीज़ ये भी हो जाता है कि ये जब मिल जाता है तो इससे समाज की जो बाकी जो लोग हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनमें एक मानसिक जो संघर्ष है वो पैदा होता है, और अपनी संस्कृति को जानने समझने में ये एक जटिलता पैदा कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी संस्कृतिकरण और इसी धर्मांतरण के चलते दुनिया के तमाम जो आदिवासी हैं वो उखड़ रहे हैं। उनकी जो सांस्कृतिक जो पहचान है, उनकी जो अपनी जो सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है, देखने का जो ढंग है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जो धर्मांतरण वर्तमान समाज में हो रहा है, जो संस्कृतिकरण वर्तमान समाज में हो रहा है, इस स्थिति को देख आदिवासी समाज जो एक द्वंद्वात्मक स्थिति में जो वे गुज़र रहे हैं, उस परिस्थिति को देख रामदयाल मुंडा अपनी कविता अनमेल में वे कहते हैं, लोगों के कहने से कह तो दिया साथ बहेंगे, पर मन नहीं मिल पाया। गंगा का पानी अलग है यमुना का पानी। इससे हम ये कह सकते हैं कि हर समाज का जो यूनिकनेस है उसी में उनका वैल्यूज़ रहता है, और वही उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको दर्शाता है। जब व्यक्ति अपने समाज की उस यूनिकनेस को जब वो नहीं जानता है, और नहीं जान के जब वो दूसरे के समाज की चीज़ों को वो अपनाता है, तो एक ही व्यक्ति बच जाता है। तो वर्तमान समय में इस
स्थिति को देख ये प्रश्न पैदा होता है कि जब व्यक्ति का अपना इतिहास नहीं रहेगा, अपना भाषा नहीं रहेगा, अपना संस्कृति नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति की जो पहचान है वो क्या रहेगी समाज में। हम जब किसी दूसरे की पहचान को हम लेते हैं तो हम अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जन्म जिसमें हुआ है, जिस पहचान के साथ हुआ है, हम उसको चाह के भी हम भूल नहीं पाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में भी कुछ कुछ चीज़ आ जाता है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, और दूसरे से जो हम पहचान लेते हैं उसमें भी हम अपना 100% नहीं निभा सकते। तो इन दोनों चीज़ों में एक व्यक्ति उलझ जाता है, उसमें एक मानसिक द्वंद्व पैदा हो जाता है, एक मानसिक संघर्ष पैदा हो जाता है। और इस तरीके से जिन जिन समाजों ने दूसरे की संस्कृति को अपनाया है, वे ना तो अपने संस्कृति को, अपने पहचान को आगे रख पाए हैं, ना दूसरे की जो पहचान है उसको लेकर वो आगे बढ़ पाए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या हाल हुआ है, इतिहास में भी हम अगर देखें तो कई उदाहरण हैं जो देखने को मिलता है इसी प्रक्रिया के चलते। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि इस ना छोड़ पाने और ना अपना पाने के बीच में ये जो द्वंद्व है, इससे एक व्यक्ति का क्या हाल होता है, वो बहुत सोचने वाली बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे संस्कृति में आती जाती रहेंगी, ये प्रक्रिया चलती रहेंगी, लेकिन अपनी जो यूनिकनेस है उसको कभी खोना नहीं है। और ये जो यूनिकनेस है वो अपने दर्शन में ही है। हमारी दर्शन ही हमारी यूनिकनेस को दिखाती है, और इस यूनिकनेस में हमारा जो हिस्ट्री है, रिचुअल्स करने के जो ढंग है, वो छिपा हुआ है, और इसे मिक्सअप नहीं करना है कभी भी। और रिसर्च के दौरान मैंने जितना अध्ययन किया है उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो आदिवासी जो लोग हैं, वे अपने ही समाज के जो जानकार लोग हैं उनसे वे बातें नहीं करना चाहते, उनसे वे सुनना नहीं चाहते, और समाज की जो प्रॉब्लम जो चल रही है उसके ऊपर वो चर्चा करने नहीं चाहते हैं। वो इसके विपरीत वो बाहर से जो लोग आते हैं, जो कभी कभी फंडिंग भी करते हैं उनको, उनके प्रति वे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आदमी को अपना कमाई को भी देखना है, उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन इस कमाई के चलते वो भविष्य के लिए जो खतरे वो ला रहे हैं अपने समाज में, इसका उनको अंदाज़ा नहीं है। इस चीज़ों के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्तमान समय में ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर ध्यान देना सभी को ज़रूरी है। और इसके लिए अपने समाज के जो जानकार लोग हैं उनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।